सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। टॉपिक का अगला दिन है आपका क्लास 12th लेटर राइटिंग। टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। 4 तारीख से आपका एक क्लास चली थी लेटर राइटिंग की। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक चल रहा था वो आर्टिकल और स्पीच। प्रिय विद्यार्थियों, यहां ये ध्यान रखना है कि ये सभी आपके पैराग्राफ या इनको निबंध मान लीजिए, लेकिन निबंध जब लिखते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। अब कितनी ही वर्ड लिमिट में निबंध लिख सकते हो। पैराग्राफ जो होते हैं उसमें एक पैरा बनाना पड़ता है, जैसे क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल स्पीच। मैंने आपको यहां शीर्षक डाल दिया डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, और इसमें आपको नीचे पैराग्राफ लिख दिए। आपको प्रश्न क्या आता है? आपको यदि प्रश्न आता है पैराग्राफ का तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है। लेकिन क्लास 12th में प्रश्न आता है आर्टिकल और स्पीच वाला। आर्टिकल स्पीच की बात करते हैं, मान के चलिए आपको डिजिटल इंडिया पर आर्टिकल आता है तो आप इसी प्रकार से, पैराग्राफ नहीं आएगा क्लास 12th में। पैराग्राफ का मतलब अनुच्छेद होता, हम इसे पैराग्राफ कहते हैं, इसको नहीं कहते पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब यहां जो हम अनुच्छेद बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, वो होता है। निबंध से कोई मतलब नहीं है इसका। मैं तो ये बार बार राइटर का नाम ना लिखूं इस वजह से मैंने आपको शुरुआत के 1-2 आर्टिकल स्पीच बताए थे उसमें लिखवा दिया है। अब मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको आर्टिकल का आता है तो आपको शीर्षक क्या डालना है? डिजिटल इंडिया। और यहां आपको नीचे यहां अपना नाम लिखना है, बाई मनोज शर्मा, क्लास 12। ये डालने के बाद यहां से फिर नीचे आपको ये जैसा लिख रहा हूं वैसा का वैसा ही लिख देना है। ये क्या बन गया आपका? आर्टिकल। अब बात ये आती है कि यदि डिजिटल इंडिया पर आर्टिकल न आकर के स्पीच आता है तो क्या करना है? तो आपको डिजिटल इंडिया वही शीर्षक डालना है और यहां से आपको डिजिटल इंडिया इज एन अपडेटेड ये शुरू न करते हुए क्या शुरू करना है? जो मैंने आपको लिखाया था, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स and my dear students, I would like to say something on digital India। ये लिख दिया यहां तक। अब आपको शुरू करना डिजिटल इंडिया क्या है वो मैंने आपको यहां बताया है। डिजिटल इंडिया में ऊपर आपको 2 लाइन और बता दी है। डिजिटल इंडिया एक ई गवर्नेंस प्रोग्राम है। ई प्रशासन, ई प्रशासन का मतलब होता है पूरी प्रशासनिक जो व्यवस्था है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशासन और शासन जनता के लिए होता है और जनता शासन और प्रशासन के लिए होती है। इट इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की ये जड़ मानी गई है। इसलिए हम हमारे मीडिया को, हमारे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स को, हम डेमोक्रेसी का एक स्तंभ मानते हैं, एक मीडियम मानते हैं। क्योंकि मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये आम जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाती हैं और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक लाती हैं। यहां जो बात की जा रही है वो ये है कि डिजिटल इंडिया लोकतंत्र में, अब लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जनता का जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन। द लॉ ऑफ पीपल टू द पीपल बाय द पीपल क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है।
तो यहां यही बात की जा रही है कि ई गवर्नेंस प्रोग्राम, यानी कि यहां जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वो ये है कि ई प्रशासन यानी कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिकली डाल दिया जाए, पेपर वर्क को कम कर दिया जाए। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, वो जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए है, तो बैंकिंग सिस्टम में क्या है, पेपर वर्क बिल्कुल कम हो गया, है ही नहीं, सीधा ही डिजिटलाइजेशन है। और मैं तो ये कहता हूं अब भविष्य में तो बिल्कुल और पूरी तरह से हो जाएगा, सारी चीजें आपके मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध हैं, बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बार बार बैंक जाना। और भी ई प्रशासन में जैसे कि गवर्नमेंट की प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, प्रशासनिक कुछ योजनाएं होती हैं जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, वो सारी योजनाएं, वो सारा सिस्टम कहां डाल दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डाल दिया गया है। यानी कि वो आपको मोबाइल पर आपके ई मित्र जो सेवाएं शुरुआत की गई थी, राजस्थान इसमें बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहा है ई मित्र के मामले में। तो यहां बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, डिजिटल भारत। इसकी मैंने आपको 2 पंक्ति लिखवा दी कि डिजिटल इंडिया क्या है। 2 पंक्तियों में यह बताया था कि ये ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, ई प्रशासन प्रोग्राम है, और इसका लक्ष्य क्या है कि सरकार को, सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाया जाए, उपलब्ध करवाया जाए। डिजिटल इंडिया, आप इसको कॉपी कर लेना, बाद में कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, यदि आप लिख रहे हो तो भी ठीक है। मैं आपको इसका हिंदी अर्थ और इसका मतलब समझाता हूं। डिजिटल इंडिया इज एन अपडेटेड वर्जन। डिजिटल इंडिया एक नया रूप है, नया प्रतिरूप है ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। डिजिटल इंडिया से पहले एक राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना बनाई गई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन की योजना बनाई गई थी, उसका नया रूप क्या है, डिजिटल इंडिया। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट की डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत कैंपेन प्रोग्राम विल प्रोवाइड, प्रदान करेगा ए न्यू सर्ज, एक नई गति ऑफ अपॉर्चुनिटीज माने अवसरों की, फॉर आईटी प्रोफेशनल्स माने आईटी व्यवसायियों के लिए। कहने का मतलब यह बताया जा रहा है कि जो डिजिटल इंडिया कैंपेन, जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो कार्यक्रम एक नई गति प्रदान करेगा, एक नई स्पीड, एक नई सर्ज प्रदान करेगा ऑफ अपॉर्चुनिटीज माने किसकी, अवसरों की। मतलब डिजिटल इंडिया से लोगों को अवसर प्राप्त होंगे फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, किसके लिए, आईटी प्रोफेशनल के लिए, आईटी व्यवसायियों के लिए। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके क्वेश्चन आपने डाला था कमेंट बॉक्स में, पीआईएल क्या है, व्हाट इज पीआईएल, एक बच्चे ने डाला था, हालांकि मैंने कमेंट में उसका मतलब समझा दिया है। पीआईएल का मतलब होता है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि आप आम जनता के हितों के लिए यदि कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहलाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत सारे ऐसे मुकदमे कराए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको, हमारे देशवासियों को ये सुविधा और ये सेवा प्रदान करता है कि यदि आम जनता के हितों के लिए आप चाहें तो पीआईएल फाइल कर सकते हैं। आपके गांव में मान के चलिए, आपके शहर में, आपके कस्बे में यदि आप जनता के, गवर्नमेंट के जो भी योजनाएं हैं और उन योजनाओं पर काम नहीं किया गया है, उन योजनाओं पर केवल कागज में ही उनका रिकॉर्ड दर्शाया गया है और जमीनी स्तर पर, धरातल पर उनका कोई मतलब नहीं है, तो आप उसकी पीआईएल फाइल कर सकते हैं और उसको आप जनता के हितों के लिए आप गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं। ये हमें सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है, सर्वोच्च न्यायालय।
तो PIL का मतलब फुल फॉर्म हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि सार्वजनिक आम जनता के हितों की याचिका। लिटिगेशन माने मुकदमा दर्ज कराना, केस कराना, याचना देना, पिटीशन दायर करना। ओके डियर्स, ये उसमें आया था आपके ब्लैक मनी में। और ये PIL सबसे पहले जो फाइल की थी वो 1991 में फाइल की गई थी ब्लैक मनी के ऊपर, अमल दत्ता ने। और उसके बाद फिर 2009 में सीनियर एडवोकेट हुए थे राम जेठमलानी। नाउ ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब वो नहीं है। बहुत ही वरिष्ठ और अच्छे वकील वो हुए थे। हालांकि वो राम जेठमलानी जो एडवोकेट हुए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कानून मंत्री भी रहे थे। चलिए अब बात करते हैं आगे। IT प्रोफेशनल का मतलब ऐसे व्यवसायी जो IT के क्षेत्र में है। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एज ऑफ IT। ये हमारा जो युग है वो IT का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जिसमें सारी चीजें सूचना प्रौद्योगिकी पर टिकी हुई हैं। आज से पहले क्या था? कुछ भी नहीं, केवल पोस्टल जो डिपार्टमेंट था, डाक विभाग था, चिट्ठी वगैरह जाती थी, तार टेलीग्राम वगैरह जाते थे। उसके बाद आप देखिए 2000 के आसपास एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन जो क्रांति आई थी, रिवॉल्यूशन आया था, उसमें क्या कहते हैं ये टेलीफोन लगाए थे, लैंडलाइन कनेक्शन। फिर उसके बाद मोबाइल, उसके बाद पेजर, फैक्स मशीन, ईमेल वगैरह। अब आज की दुनिया में तो मैसेंजर जो है, मैसेज बॉक्स है आपका, और भी व्हाट्सएप है, आपके FB है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप सीधे ही इस युग में तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो ये जो युग है वो क्या है? IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का ये युग है। यहां बात की जा रही है IT प्रोफेशनल के लिए डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वो नए अवसर प्रदान करेगा, एक नई गति प्रदान करेगा। थ्रू दिस स्कीम, इस योजना से, थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से होकर, इस योजना के माध्यम से, इस योजना से बोथ दोनों ही द सर्विस प्रोवाइडर्स, सेवा प्रदाता, एंड द कंज्यूमर्स, और उपभोक्ता। ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? सेवा प्रदाता। ऐसे लोग जो डिजिटल इंडिया की सेवा दे रहे हैं, जिसमें राजस्थान में सबसे पहले जो आता है क्या कहते हैं आपके जो ई मित्र सेवाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मित्र हैं, वो सेवा जो देते हैं वो लोग, उनको कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, सेवा प्रदाता। और जो दूसरे लोग हैं जो सेवा ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर्स मान क्या होता है? उपभोक्ता। कस्टमर, कस्टमर मान क्या होता है? ग्राहक। कंज्यूमर अलग होता है, उपभोग करता उसको कंज्यूमर कहते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को उपभोग करते हैं, बिजली उपभोक्ता कहलाते हैं, ग्राहक नहीं कहलाते हैं। खरीदते नहीं, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, और उस उपभोग के बदले में हम क्या देते हैं? बिल देते हैं, पेमेंट करते हैं। तो कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? ग्राहक। कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि जब कोई व्यक्ति कष्ट से मर जाता तो उसको कस्टमर कहते हैं, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर्स का मतलब उपभोक्ता। विल टेक बेनिफिट माने क्या लेंगे? लाभ लेंगे। ये जो डिजिटल इंडिया से दोनों ही, जो व्यक्ति सेवा प्रदान कर रहा है वो, और जो उपभोक्ता है वो, दोनों ही लाभ प्राप्त करेंगे। द स्कीम, यह योजना, विल बी मेंशन्ड माने उल्लेखित की जाएगी, बाय द डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप। किसके द्वारा? डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत एडवाइजरी ग्रुप के द्वारा, सलाहकार समूह के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जिसको कहते हैं डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप। इस ग्रुप के द्वारा, इस समूह के द्वारा, इस संगठन के द्वारा इस योजना का उल्लेख किया जाएगा कि किस किस तरह से डिजिटल इंडिया जो स्कीम है वो धरातल पर आएगी, लोगों को सेवा प्रदान करेगी। ऑल मिनिस्ट्रीज, सभी मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज का मतलब मंत्रालय, MINISTRIES,
TERIES नहीं करना है। मिनिस्टर माने MINISTER, मिनिस्टर मान क्या होता है, मंत्री। ध्यान रखना जब मिनिस्ट्री लिखते हैं तो यह ई को हटा देते हैं, RIES या RY, सिंगुलर में एक वचन में RY और बहुवचन में RIES। ऑल मिनिस्ट्री, सभी मंत्रालय एंड डिपार्टमेंट्स, और सभी डिपार्टमेंट माने विभाग, विल बी कनेक्टेड माने जोड़ दिए जाएंगे, टू द स्कीम, इस योजना से। सभी जो मंत्रालय हैं, सभी जो विभाग हैं, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जुडिशियल डिपार्टमेंट, न्याय विभाग हो, चाहे वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हो, वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं इस डिजिटल इंडिया से जोड़ दिए जाएंगे। जैसे कि यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हियर सिटिंग एट योर होम, आप अपने घर पर बैठ करके इसका लाभ ले रहे हो। ये क्या है, डिजिटल इंडिया का ही कार्य है। डिपार्टमेंट विल बी कनेक्टेड टू दिस स्कीम एज पब्लिक हेल्थ केयर, जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल का जो विभाग है वो क्या कहलाता है, पब्लिक हेल्थ केयर, PHC कहलाता है, PHC, पब्लिक हेल्थ केयर, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय आता है। दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा विभाग भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। और तीसरा क्या है, जुडिशियल सर्विसेज माने न्यायिक सेवाएं, ये भी इसमें जोड़ दी जाएंगी, न्यायिक सेवाएं डिजिटल इंडिया में ही। अब तो कुछ ऐसे दो चार तो कुछ इस तरह के स्टेट्स में हाई कोर्ट्स ने भी अनुमति दे दी है कि कुछ जो मुकदमे हैं जो सार्वजनिक हितों को ध्यान रखते हैं, सार्वजनिक हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उन मुकदमों का प्रसारण भी किया जाएगा। जुडिशियल सर्विसेज, एजुकेशन, जुडिशियल सर्विसेज, न्यायिक सेवाएं, ETC इत्यादि। जुडिशियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, न्यायिक सेवाएं। डिजिटलाइजेशन, ये आपका जल्दी हो जाएगा, इसके बाद एक और हो जाएगा, तीसरा शुरू कर देंगे। डिजिटलाइजेशन विल हेल्प, डिजिटलाइजेशन माने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, विल हेल्प माने सहायता करेगा, इन रिड्यूसिंग माने कम करने में, करप्शन माने भ्रष्टाचार। जब डिजिटल प्रोग्राम होगा, सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्राप्त होंगी, ऑनलाइन आप उनका भुगतान करोगे, ऑनलाइन उन सेवाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे, तो फिर सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिलेंगी, तो ये करप्शन पर क्या करेगा, रोकथाम करेगा। क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचार कब होता है, जब आप डायरेक्टली किसी से जाकर के मिलते हो, तो वो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लेकिन यहां आप अपने घर पर बैठ करके सारी चीजों को कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार इससे क्या होगा, कम होगा, और टाइम की बचत होगी, समय की बचत होगी। पहले चीजों को करने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज बात करते हैं तो विद इन सेकेंड्स सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, और आपका जो भी कोई सरकारी कार्य भी हो, कोई निजी कार्य भी हो, वो भी बहुत जल्दी से हो जाता है डिजिटलाइजेशन के कारण। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग, और यह क्या, डिजिटलाइजेशन या डिजिटल इंडिया विल हेल्प माने सहायता करेगा, इन रिड्यूसिंग कम करने में, पेपर वर्क माने कागज के कार्य, कागज का कार्य बहुत कम हो जाएगा। पहले मोबाइल नंबर तो अलग बात थी, जब शुरुआत में लैंडलाइन कनेक्शन लगे थे टेलीफोन के, तो डायरी भरी रहती थी फोन नंबर से, दीवारों पर लिख देते थे फोन नंबर। अभी मोबाइल जब सबके पास है, तो फोन नंबर, मोबाइल नंबर किसी का अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी आपके ईमेल पर डाल दी जाती हैं कि भविष्य में आपको कहीं काम पड़े आप वहीं की, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल पर डाल देते हैं, और आप यहां से कहीं बाहर जा रहे हो और आपको एकदम से आवश्यकता पड़ती है, तो आप ईमेल से उसकी कॉपी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो पेपर वर्क है वो भी इसमें कम होगा, किसके कारण, डिजिटल इंडिया के कारण, डिजिटलाइजेशन के कारण। दिस प्रोजेक्ट, यह परियोजना, इज द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट माने सबसे बड़ी परियोजना है, इन एडमिनिस्ट्रेशन माने किसमें, प्रशासन में। आप इसको कॉपी कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हटता हूं, कि आपको लगता है कि सर आप साइड में हटते नहीं हो, और फिर कैसे हम क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लें। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
यहां बात करते हैं आगे डिजिटल इंडिया में, यहीं इससे आगे लिखना है आपको, यह आपने लिख लिया होगा, इससे आगे लिखना मैं ऊपर लिख रहा हूं। वी नीड, पैरा चेंज नहीं करना है, वी नीड टू डेवलप a curriculum that support, हमें नीड आवश्यकता है, टू डेवलप माने क्या करने की, विकसित करने की, बढ़ाने की। एक करिकुलम माने एक पाठ्यक्रम, दैट सपोर्ट जो सहारा दे, जो आगे बढ़ाए, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुडे एंड टुमारो। हमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम को विकसित करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट इस बात पर, शिक्षाविद भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विद्यालयों में ही एक अलग से बुक, एक अलग से किताब, एक पाठ्यक्रम जारी किया जाए जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए कि आने वाले समय में सभी के लिए, सभी जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे न भागें और अपना बहुत सारा समय बर्बाद न करें। वो शुरुआत से इस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा जब उनको मिलेगी तो वो धीरे धीरे व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे, निजी व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे और निजी व्यवसाय शुरू करने में वो स्वयं का विकास भी करेंगे और जिन लोगों को वो स्वयं नौकरी देंगे उनका भी विकास होगा। इस तरह के कोर्सेज आगे आने वाले हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि इसमें हमको आवश्यकता है कि हम एक करिकुलम, एक पाठ्यक्रम तैयार करें, विकसित करें, दैट सपोर्ट, जो पाठ्यक्रम क्या करे, सहारा दे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, माने किनको, इंडस्ट्री माने उद्योगों की, रिक्वायरमेंट्स माने आवश्यकताएं, उद्योगों को जिनकी आवश्यकताएं हैं, ऑफ टुडे मान आज के, एंड टुमारो कल के, उद्योगों के लिए आज और आने वाला कल यानी भविष्य की जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी पूर्ति हो सके। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोफेशनल व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किए हुए बच्चे जब इनमें जाएंगे इंडस्ट्री में तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, जिससे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुडे एंड टुमारो, आप ऑफ नहीं लगाना चाहते तो यहां शुरुआत में यहां लिख देना दैट सपोर्ट टुडेज एंड टुमारोज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, कॉमा एस और यहां भी कॉमा एस, दैट सपोर्ट टुडेज एंड टुमारोज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, ऐसे लिख सकते हो, अन्यथा ऑफ लिखिए और फिर सीधे सीधे लिख दीजिए इसको। आगे एक लाइन और लिखते हैं, द गवर्नमेंट, you can make the letter small, the government, सरकार ने appointed मिस कृति तिवारी IIT टॉपर इंदौर गर्ल as the brand ambassador of Digital India।
यह बात करते हैं कि किसी न किसी प्रोग्राम के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम यहां गवर्नमेंट चलाती है। स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम चलाया था और स्वच्छ भारत अभियान के प्रोग्राम में कई सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था और कई सेलिब्रिटीज को उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, जिसमें से बॉलीवुड की बात करते हैं तो अक्षय कुमार, विद्या बालन बॉलीवुड एक्ट्रेस, उसको भी यहाँ क्या कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अमिताभ बच्चन जी को भी बनाया गया था। पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था किसी समय, पल्स पोलियो प्रोग्राम जिसमें पोलियो की दवा पिलाई जाती थी, उसमें अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसी में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर। इससे क्या होता है कि हम सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं, आम जनता है वो सभी सेलिब्रिटीज को क्या करती है, फॉलो करती है। आप हैं, हम हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई बॉलीवुड का होगा, कोई हॉलीवुड का होगा, या फिर कह सकते हो कि क्रिकेटर होगा, कोई फुटबॉल खिलाड़ी होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई वकील होगा, किसी के लिए, किसी लिए कोई डॉक्टर होगा, तो ऐसे किसी लिए कोई प्रोफेसर होगा। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक क्या कहते हैं एक लीडर होता है, वो उसको फॉलो करता है। ऐसे ही इन लोगों को सेलिब्रिटीज को गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है। ये सेलिब्रिटी जब प्रचार प्रसार करते हैं इसका, तो आम जनता उस प्रोग्राम से क्या करती है, जुड़ती है। ओके डियर्स, तो यहां किसको वो बनाया गया था, अभी ये जो चल रहा है क्या कहते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस, इसमें बहुत सारे, किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया इसका, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज स्वयं जनता को समझाने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स पर वो आगे आकर के लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग मानेंगे उनकी बातों को, तो वो लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आप घरों के बाहर ना निकले, इस तरीके से, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को। ऐसे ही यहां एक लड़की जिसका नाम मिस कृति तिवारी, कृति तिवारी जो थी वो IIT टॉपर थी 2015 में। इसमें एक संख्या लिखी 2015 में हुई थी IIT टॉपर 2015। IIT का एग्जाम लगता है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे, जैसे IIT का एग्जाम मैथ्स वालों को लगता है और नीट का एग्जाम किसके लगता है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो वो IIT टॉपर लड़की थी 2015 की। कहां की लड़की थी, इंदौर की, इंदौर की लड़की थी, INDORE, इंदौर MP में पड़ता है। एज द ब्रांड एम्बेसडर, एक इस ब्रांड की, कौन सा ब्रांड, डिजिटल इंडिया ब्रांड की एम्बेसडर माने राजदूत नियुक्त किया गया था इसको, मिस कृति तिवारी को। मुझे लगता है आपने इसको उतार लिया होगा और आप जल्दी से इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला शुरू करता हूं यहां दूसरा। लगता है आपने कॉपी कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यह बात करते हैं दूसरा, साइंस ए बोन और बैन, विज्ञान 12th में एक बार आ चुका है ये। बून और बेन, एक बैन होता है BAN, एक बेन BANE। इस बेन का मतलब होता है कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप। यानी कि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, इस तरीके से। हालांकि 12th क्लास में जब ये जो आया था
ये क्या कहते हैं साइंस के ऊपर आया था, तो उसका एक शीर्षक थोड़ा चेंज था। मैं उस शीर्षक को नीचे लिखा दूंगा। शीर्षक क्या था? उसमें शीर्षक था साइंस ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। विज्ञान एक अच्छा सेवक लेकिन बुरा मालिक। ऐसे ही इसमें क्या है, विज्ञान एक वरदान। वरदान का मतलब क्या होता है? अच्छा सेवक। और बेन का मतलब अभिशाप यानी कि बुरा मालिक। यदि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान की चीजें हैं, उनको अपना सेवक बना के रखें तो हम उसका लाभ उठा रहे हैं, अब भी उठा रहे हैं। लेकिन यदि उन्हें हम मालिक बना दें तो मालिक बनाने पर वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हम उनके हैबिचुअल हो जाएंगे और वो हमारे लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि हो भी रहे हैं। यहां बात करते हैं साइंस के बारे में। शुरुआत करते हैं, आप आराम से लिखना प्रारंभ कीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूं। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल, जब आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आर्टिकल आता है, आर्टिकल लिखवाता है। हम यहाँ आपको टेस्ट देते हैं कभी ऑफलाइन क्लासेज में भी, आर्टिकल आपसे लिखवाता है, तो आप इसको लिख करके नीचे यहां क्या लिखना है आपको, नाम लेखक का, अपना नाम लिखिए बाई और अपना नाम क्लास 12। और यदि स्पीच आता है तो इसको शीर्षक को लिख करके और क्या लिखना है, ऑनरेबल वाइस पर्सन और चीफ गेस्ट वर्दी टीचर्स, इस तरीके से अपना नाम लिख देना है फिर। और फिर जो मैं लिख रहा हूं वही की वही शुरू करना है। मतलब कहने का विज्ञान के ऊपर कुछ भी आता है ये लिखना है। लेकिन स्पीच आ गया तो उसका पैटर्न इतना सा, स्पीच में थोड़ा सा आदरणीय सम्मानीय शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं, जैसे कि सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान अध्यापकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं, ये स्पीच हो गया। और अंत में क्या लिख देते हैं, थैंक्स और थैंक यू, जैसे कि बोलते हैं। इसी प्रकार से है ये, ध्यान रखना। क्लास 12th में टॉपिक का नाम क्या है, आर्टिकल स्पीच, और आर्टिकल स्पीच ही चल रहे हैं, आर्टिकल स्पीच ही चल रहे हैं। मैं आर्टिकल स्पीच न लिखा कर, बार बार न बोल करके इसको मैं थीम लिखा रहा हूं। आप इसको जो चाहे वो बना दो, आर्टिकल बना रहे हो तो लेखक का नाम, स्पीच बना रहे हो तो सम्मान्य शब्दों के साथ, नीचे थैंक्स लिखना, बाकी बीच में वही लिखना जो मैं लिख रहा हूं। इट वॉज द 1st January in 1871 when New York City was illuminating with the invention of लाइट और बल्ब, कुछ भी लिख सकते हो, बाय थॉमस एल्वा एडिशन। शुरुआत करते हैं, दो चीजें हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हमें विज्ञान के वरदान के बारे में अधिक लिखना है और अभिशाप के बारे में भी अवश्य लिखना है, पर इतना ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जब अभिशाप ज्यादा होता, वरदान कम होता, तो फिर हम विज्ञान का लाभ लेते ही नहीं। हम उन्हीं चीजों का लाभ लेते हैं चाहे वो चीजें हमारे लिए घातक हों, लेकिन उनका लाभ यदि अधिक है तो उसकी हानि थोड़ी बहुत होती है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहां बात की जा रही है, इट वॉज द 1st January, ये 1 जनवरी थी,
इन 1871 1871 में वह न्यूयॉर्क सिटी, जब न्यूयॉर्क शहर वॉज इल्यूमिनेटिंग माने जगमगा रहा था, प्रकाशित हो रहा था, विद द इन्वेंशन ऑफ लाइट, बल्ब या प्रकाश के आविष्कार के साथ, बाय थॉमस एल्वा एडिशन। जो किसने किया था आविष्कार? थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था 1871 को। It was the end of dark era. यह अंधेरे युग का अंत था। वास्तविकता भी है, इससे पहले पूरा संसार अंधेरे में ही जीता था। ये बात और है कि उजाले का प्रबंध हुआ करता था, लेकिन वो नहीं जो अब इसका लाभ ले रहे हैं। इस युग में जो प्रकाश किया जा रहा है उस तरह का प्रकाश किसी भी युग में नहीं था। यह बात करते हैं कि यह एरा का मतलब क्या होता है? युग, इतिहास। एक अंधेरे युग का, एक अंधेरे इतिहास का ये क्या था? अंत था। इसका मतलब ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। It was the 6th and 9th अगस्त, यह 6 और 9 अगस्त, it was the 6th and 9th August in 1945 when atom bomb was playing havoc in Hiroshima and Nagasaki in Japan। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम क्या हो रहे थे? एक विनाश कर रहे थे। ये समय कौन सा था? 6 और 9 अगस्त का। कहां? जापान में। किसने गिराए थे? यूएसए ने गिराए थे एटम बम। आगे चलते हैं। इट वॉज द कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। These were the two different phases of science। ये विज्ञान के दो भिन्न भिन्न चेहरे थे। अब बात करते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। इट वॉज द 1 जनवरी इन 1871। 1871 में ये 1 जनवरी थी। वह न्यूयॉर्क सिटी वाज इल्यूमिनेटिंग, जब पूरा न्यूयॉर्क शहर वॉज इल्यूमिनेटिंग माने प्रकाशित हो रहा था, विद द इन्वेंशन माने आविष्कार से, ऑफ लाइट माने प्रकाश के, उजाले के, बाय थॉमस एल्वा एडिशन। किसके द्वारा? थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा। इट वॉज द एंड ऑफ डार्क एरा। यह अंधेरे युग का क्या था? अंत था। इट वॉज द 6th and 9th अगस्त in 1945। अब ये तो यहां तक तो क्या हो गया? विज्ञान का एक वरदान हो गया। लेकिन यहां से आगे ये इसका अभिशाप है
ये हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी हम इस चीज को भी लिखेंगे कि किस किस तरीके से विज्ञान ने हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन को एक कंफर्टेबल बना दिया, कि आसान बना दिया है। टुडे many things have been invented like television, mobile, fax machine, MRI, बगैर CT स्कैन, इस प्रकार से। तो यहां बात की जा रही हिरोशिमा एंड क्या था, इट वाज द 6th and 9th अगस्त, ये दो परमाणु बम गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन 1945 1945 में। वह एटम बम, जब परमाणु बम, एटम बम क्या होता है, what is the definition of atom, you know it very well, you have studied the word atom perfectly, anyone can tell me what is the definition of atom? क्या होता है एटम माने, अणु होता है परमाणु होता है, बताइए। एटम माने अणु भी होता है और परमाणु भी होता है, एक ही बात है। बहुत पहले अणु की खोज हुई थी, और अणु की जो परिभाषा होती है वही परिभाषा किसकी है, परमाणु की है। कोई बता सकता है परमाणु की क्या परिभाषा है? परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, और जिसका प्रत्येक टुकड़ा वास्तविक गुणों को रखता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं प्रत्येक टुकड़े में भी, वो क्या कहलाता है, एटम, परमाणु। एंड फॉर मोर डिटेल यू मे कॉन्टेक्ट यूर साइंस टीचर। ज्यादा जानकारी के विज्ञान के अध्यापक संपर्क कर लेना भाई। जब एटम बम, परमाणु बम, वॉज प्लेइंग हैवोक माने विनाश कर रहा था, हैवोक मीन्स क्या होता है, विनाश, इन हिरोशिमा, हिरोशिमा में, एंड नागासाकी में, इन जापान, कहां, जापान में। यहां आप लिख सकते हो, इनके स्थान पर एट भी लिख सकते हो, एट लिख सकते हो यहां, और इस जगह पर तो आप ऑन भी लिख सकते हो, क्योंकि परमाणु बम ऊपर से गिराया था। ओके डियर्स, इन लिखें ज्यादा अच्छा है। एट लिखते हैं तो इस वजह से लिख सकते हो, बिकॉज यहां क्या आया हुआ है, जापान, और जापान से पहले इन लगा दिया, तो छोटे से पहले आप एट का प्रयोग कर सकते हो। बट यू कैन राइट हियर इन, दोनों से पहले इन पर पोजीशन। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब मैं, जब कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर होती है वो इन कहलाता है। ये प्रपोजिशन है, आपने पढ़े होंगे। इट वॉज द कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, यह वॉज था, द कर्स मान अभिशाप, ऑन ह्यूमैनिटी किस पर, मानवता पर। दियर वर टू, इसमें दियर का दीज कर लेना, दीज, THESE सही कर लेना इसको, दियर नहीं, these were two different faces, ये वर थे, टू माने दो, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, फेसेज माने चेहरे, ऑफ साइंस किसके, विज्ञान के। यहां से आगे लिखिए, टुडे इज द एज ऑफ साइंस, टुडे माने आज, इज है द एज माने युग, ऑफ साइंस मान किसका, विज्ञान का। साइंस हैज ग्रेट पावर, विज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। यदि आप हैज नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो, देयर इज ए ग्रेट पावर इन साइंस, विज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है, POWER। यहां से आगे और लिखिए, ग्रेट पावर के बाद इट हैज बोथ क्वालिटीज, ए गुड एंड इविल, एंड इविल, एंड लिखना है, सॉरी एक मिनट, ए गुड एंड
इविल, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों गुण होते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हट गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप आसानी से इसको उतार सकते हैं। ओके डियर्स, मैं यहां से आगे लिख रहा हूं। पैरा चेंज करना है सभी को। टुडे many things have been invented. आज many things, बहुत सी चीजें have been invented माने खोजी जा चुकी हैं। in communication technology, सूचना प्रौद्योगिकी में, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, etc have been invented। आज हम बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी में टेलीफोन का आविष्कार किया जा चुका है, मोबाइल का आविष्कार किया जा चुका है, फैक्स का आविष्कार किया जा चुका है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया जा चुका है। बहुत सी चीजें, इत्यादि चीजें हैव बीन इन्वेंटेड माने खोजी जा चुकी हैं। इन मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र में कौन कौन से, यहां बात करते हैं एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, प्लास्टिक सर्जरी, etc have been invented। यहां बात करते हैं आज मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैव बीन इन्वेंटेड खोजी जा चुकी हैं इन कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र, संचार तकनीकी में। टेलीफोन, कौन कौन सी, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, etc हैव बीन इन्वेंटेड, इत्यादि खोजी जा चुकी हैं, आविष्कृत किया। ध्यान रखना, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोजना। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोजना। दोनों में अंतर है। यदि पहले से ही कोई चीज मौजूद है और उसका आप पता लगाते हो तो वो क्या कहलाता है, डिस्कवरी, यानी डिस्कवर करना, खोज निकालना। और जो पहले से ही नहीं है, कोई नई चीज का निर्माण किया गया है, कोई नई चीज बनाई गई है। हालांकि ये बात अलग है कि सारी चीजें यही हैं, इस पृथ्वी पर ही हैं। पहले से ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी पदार्थ विद्यमान हैं, मौजूद हैं, लेकिन कर्महीन पुरुष को कुछ नहीं मिलता है। सो माय डियर्स, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, परिश्रम करते रहो। ओके डियर्स, यहां ये बात आ गई थी। etc have been invented, इत्यादि आविष्कृत की जा चुकी हैं। इन मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, एक्सरे का मतलब एक्स किरणें, एक्सरा नहीं बोलते हैं इसको कभी, एक्स रे बोलते हैं। रे मीन्स क्या होता है, किरण। एक्स किरणें, मशीन, एक्सरे जो एक्स किरणें निकालने वाले मशीन, मशीन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड मशीन। मशीन का मतलब होता है यंत्र। क्या होता है मशीन, माने यंत्र। सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन
सीटी स्कैन, स्कैन का मतलब क्या होता है? स्कैन करना, यानी कि दूसरा रूप उसका ऐसा कैसा खींच लेना, क्या कहलाता है? स्कैन करना कहता है। सीटी का मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये साइंस बायोलॉजी वाले इसको पढ़ सकते हैं, शायद पढ़ा होगा। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या कहलाता है? सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। प्लास्टिक सर्जरी, इसका भी आविष्कार किया जा चुका है। प्लास्टिक सर्जरी यानी कि प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। सर्जरी का मतलब क्या होता है? शल्य चिकित्सा। इसके जो जनक थे शायद सुश्रुत थे, और आयुर्वेद के जनक थे वो चरक थे, ये आप पढ़ चुके हैं। ETC हैव बीन इन्वेंटेड इत्यादि का आविष्कार किया जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां इसमें जो लिखना है, और एक दो चीजें लिखनी है जो उसमें किस किस तरीके से कौन कौन सी आविष्कार किया जा चुका है। फिर ये भी लिखना है कि दोनों ही गुण होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लिख दिया हमने। ये लिखना है किस प्रकार से ये एक प्रकार का वरदान सिद्ध हुआ है। साइंस हैज प्रूवन सेल्फ एज ए बून, बट एट द सेम टाइम इट हैज प्रूवन ए कर्स और बैन फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि आज बहुत सारे जो क्या कहते हैं हथियार हैं, बहुत सारे वेपन्स हैं। ETC have been invented, so many mortal weapons have been invented, hydrogen bomb, atom bomb, guns, etc. And science has shaken man's faith in God. भगवान में जो विश्वास था इंसान का, वो विज्ञान ने क्या किया है? कम किया है। और विज्ञान ने बहुत ताकत दी है। Science has given a great power in man's hand. It depends on man if he uses or misuses it. ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो इसका उपयोग करे या दुरुपयोग करे। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका अधूरा रह गया, इसमें 5-7 लाइन और लिखानी है, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। धीरे धीरे अपना ये टॉपिक चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो लगेंगे इसमें, और वो आपके लगेंगे। इसके बाद रिपोर्ट शुरू कर देंगे, और रिपोर्ट में आपके वही 5-6 दिन लगेंगे। और इसके बाद आपका क्या कहते हैं, नोट मेकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, क्या कहते हैं आपका इनविटेशन, नोटिस राइटिंग है, इसके बाद आपका पोस्टर एंड डिजाइनिंग है, इसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये सारे टॉपिक आपका बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और 2-4 दिन और लग सकते हैं, लास्ट 5 या 7-10 तारीख तक आपका ये सिलेबस 40 नंबर का बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा। और इसके जस्ट बाद हम ले लेंगे पोएट्री सेक्शन। आपके 5 पार्ट हैं पोएट्री के, बिल्कुल टेंशन मत करना। 5 पार्टों को यहां बोर्ड पर पोएम को लिख दूंगा, व्हाइट बोर्ड पर पोएम को लिख करके उस पोएम को आप भी लिख लेना अपने कॉपी में, आराम से स्क्रीनशॉट लेना। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ कराते हुए, एक एक शब्द को आपको डिफाइन कराते हुए, एक एक शब्द की पोएम की व्याख्या करते हुए आपको कंप्लीट पोएम करवा दी जाएंगी, जो आपकी 10 नंबर की आती हैं उसमें क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आपका जो 40 नंबर की वो किताब आती है, 40 नंबर की दोनों किताब आती है, इसमें 25 नंबर की एक किताब आपकी पोएम जिसमें है, और 15 नंबर का आता है प्रोज सेक्शन में गद्य भाग, और 15 नंबर का दूसरा स्टोरी राइटिंग वाली आती है। इस प्रकार से है। तो आपको 10 या 12 तारीख तक जो है ये हो जाएगा क्या कहते हैं आपका ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन वैसे 12 तारीख 10 तारीख लगेगी नहीं, 5-4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि वी आर टीचिंग स्टडिंग हियर विदाउट स्टॉपिंग। हम लगातार चलते ही जा रहे हैं, और यही है, हमें लगातार चलते ही जाना चाहिए, क्योंकि रुकने पर मंजिल कभी प्राप्त नहीं होती है। चाहे आप धीरे चलो, लेकिन चलना अवश्य है। धीरे धीरे चलो, चलना अवश्य है, मंजिल मिलेगी, लेकिन रुकेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। ओके डियर्स, यहां आपका ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन स्टडिंग माय डियर्स।